Hello friends, welcome to Education Hub. So friends, in our last video we came to know about some basic terms of accounting. We have discussed till asset. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी और उस वीडियो को चेक ज़रूर कर लेना क्योंकि उसमें मैंने फर्स्ट 5 टर्म्स जो थे वो एक्सप्लेन किए थे असेट्स तक. नाउ फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी शैल फीचर फर्दर फ्यू टर्म्स. और ये अकाउंटिंग के जो टर्म्स हैं वो थोड़े वाइड होते हैं, उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा वाइड होता है, तो उनके वीडियोस जो होते हैं आने में थोड़ा इसलिए लेट होता है और उनके वीडियोस भी थोड़े बाकी वीडियोस के मुकाबले थोड़े से लेंदी होते हैं. सो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में फर्दर कुछ अकाउंटिंग के टर्म्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे. सो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना. सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट. नाउ the sixth one is liability. It refers to the amount which the firm owes to outsider, excepting the amount owed to proprietors. In the words of Finney and Miller, liabilities are debts that are amounts owed to creditors. सो फ्रेंड्स, जो भी पैसा, सिंपल हिंदी लैंग्वेज में बोले तो जो भी पैसा हम किसी से बोरो करते हैं या उधार लेते हैं वो हमारी लाइबिलिटी बन जाती है. और फ्रेंड्स, जो जिनसे हम बोरो करते हैं उन्हें हम क्रेडिटर्स बोलते हैं. पर फ्रेंड्स, एक बात हम लोग को ध्यान रखनी है कि जो कैपिटल होता है, मतलब जो पैसा हम ओनर से लेते हैं, प्रोप्राइटर से लेते हैं, जो ओनर्स इक्विटी होता है उसे हम लोग लाइबिलिटी, एक तरह की वो भी लाइबिलिटी है लेकिन उसे हम लोग लाइबिलिटी से एक्सक्लूड रखते हैं, लाइबिलिटी से उसे हम लोग अलग रखते हैं. और फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो में एक फॉर्मूला डिस्कस किया था दैट एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल और एसेट्स कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज. सो फ्रेंड्स, ये जो फॉर्मूला है ये उसी फॉर्मूले से डिराइव्ड है. फ्रेंड्स, अगर आप देखिए, आप अगर कैपिटल को उधर लेके जाएंगे और लाइबिलिटीज़ को इधर ले आएंगे तो ये जो फॉर्मूला है यही फॉर्मूला बन जाएगा. तो ये तीनों फॉर्मूले जो है आपस में इंटर रिलेटेड है और एक दूसरे से ही डिराइव हुए हैं. फ्रेंड्स, लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी बहुत ईजी और बहुत सिंपल है. जिस तरह असेट्स हमारे फर्म की प्रॉपर्टी होती हैं, हमारी प्रॉपर्टी होती हैं, उसी तरह लाइबिलिटी एक तरह से हमारे ऊपर एक बर्डन होता है जो हमें पे ऑफ करना पड़ता है या जिसे हम लोग को पे ऑफ करना पड़ेगा. सो फ्रेंड्स, लाइबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसा ही है. ये भी बहुत टाइप्स के होते हैं और लाइबिलिटीज़ के जो मेन बेसिक एग्जांपल आप लोग को अकाउंट्स में मिलते हैं वो है बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, अनपेड वेजेस. ये सब जो है एक तरह की लाइबिलिटीज़ होती है. बिल्स पेबल जो हमें फर्दर जो क्रेडिटर्स को हम लोग को बिल पे करना होता है. क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे हम लोग उधार लेते हैं. और वेजेस अनपेड, जो वेजेस मतलब हम वर्कर्स को पे करते हैं, उनकी रेम्यूनरेशन जो उनको पे करते हैं वो अगर हम लोग ने अभी तक नहीं दिया है तो वो अनपेड वेजेस हो गया. तो आप इन सब से समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि ये सब एक लाइबिलिटी है और ये फर्म के ऊपर एक बर्डन है. फर्म के ऊपर लाइबिलिटीज़ एक तरह की बर्डन क्रिएट करती है. अब आते हैं इसके टाइप्स पर. तो 2 पार्ट्स हैं, इंटरनल लाइबिलिटीज़ और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़. इंटरनल फ्रेंड्स जो कि बिजनेस एंटिटी को पे करना होता है टू प्रोप्राइटर और ओनर सच एज कैपिटल. फ्रेंड्स, मैंने कहा था कैपिटल जो है वो एक तरह की लाइबिलिटी है लेकिन लाइबिलिटी से एक्सक्लूडेड है. ये इंटरनल लाइबिलिटी की कैटेगरी में आता है. जैसे ओनर ने फर्म को कुछ पैसे दिए तो वो कैपिटल हो गया. फर्म को कुछ अमाउंट ओनर ने लेंड किया तो वो कैपिटल हो गया और वो एक तरह की इंटरनल लाइबिलिटी हो गई क्योंकि वो फर्म के अंदर ही एग्जिस्ट करती है. फर्म को जो है अपने अंदर के मेंबर या ओनर को ही देना है. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस ईयर में जो बैलेंस आया है, जो बैलेंस बचा है, वो हम लोग को अगर अपने पार्टनर्स या अपने प्रोप्राइटर्स को देना पड़ेगा तो वो भी एक तरह का इंटरनल लाइबिलिटी हुई. अब एक्सटर्नल लाइबिलिटी विच द एंटिटी हैज़ टू पे टू आउटसाइडर्स. फ्रेंड्स, जो आउटसाइड, इंटरनल और एक्सटर्नल आप नाम से ही समझ सकते हैं. इंटरनल फर्म के अंदर एग्जिस्ट करने वाली फर्म को जो अपने अंदर के ओनर्स प्रोप्राइटर्स को देना है वो इंटरनल हो गई. और आउटसाइडर जैसे क्रेडिटर, बैंक से लोन लिया, बैंक ओवरड्राफ्ट, और क्रेडिटर्स किसी बाहर के इंडिविजुअल या फर्म से हम लोग ने कोई अमाउंट बोरो किया तो वो सब हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हो गई. अब
लाइबिलिटी में भी फर्दर क्लासिफाइड एज। अब ये जो है फ्रेंड्स, ये क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्लासिफिकेशन को हम लोग को ध्यान रखना है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़। जैसे फ्रेंड्स हम लोग ने असेट वाले में पढ़ा था फिक्स्ड असेट और करंट असेट, उसी तरह लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। फिक्स्ड असेट क्या था? लॉन्ग टर्म के लिए था, एक बार खरीद लिया तो उसे अब यूज़ करना है बिजनेस में। इसी तरह लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, एक बार इनकर कर लिया, एक बार हम लोग को ये लाइबिलिटी हम लोग के ऊपर आ गई, तो ये जो है इनका पेमेंट जो है हम लोग को लॉन्ग टर्म पे ही करना पड़ेगा। बेसिकली लॉन्ग टर्म अकाउंट्स में वो उसे कहा जाता है जो कि 1 ईयर्स को एक्सटेंड कर जाए, 1 साल से ज़्यादा, 12 मंथ से ज़्यादा जो भी होता है वो लॉन्ग टर्म ही कहलाता है अकाउंट्स में। जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स, बैंक से लोन लिया, हम लोग को 1 साल बाद देना है तो वो लॉन्ग टर्म लोन हो गया। डिबेंचर्स, हम लोग ने डिबेंचर्स इशू किए और वो हम लोग को डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म के लिए ही होते हैं और हम लोग को 1 साल के बाद ही करना होगा, तो वो लॉन्ग टर्म हो गया। करंट लाइबिलिटीज़, आपने अपने किसी दोस्त, किसी आपने रिलेटिव, या कह सकते हैं किसी आपने किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल से या बैंक से ही आपने एक अमाउंट आपने क्या किया, बोरो किया। आपने एक अमाउंट जो है किसी से बोरो किया, अब वो अमाउंट उसने कह दिया कि आपको 6 मंथ के अंदर आपको उसका पेमेंट करना है, तो वो एक तरह से हमारी करंट लाइबिलिटी हो गई। और जैसे आपको किसी को पेमेंट करना है, जैसे मैंने ऊपर अनपेड वेजेस बोला था, आपको किसी को सैलरी देनी है, आपको किसी को किसी तरह का वेज देना है या एक्सपेंस इनकर करना है जो कि 1 ईयर से शॉर्टर पीरियड में, 1 ईयर से पहले हो, तो वो हमारी करंट लाइबिलिटी होती है। Contingent liabilities, these are not the actual liabilities on the date of the balance sheet but may become payable only on the happening of some specific event। फ्रेंड्स ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिकली यही पूछा जाता है, क्योंकि ये दोनों तो अगर आपको असेट पता होंगे तो लाइबिलिटीज भी पता होंगे, लेकिन ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि जो ये कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ होती हैं ये कभी भी ये एक्चुअल लाइबिलिटीज़ नहीं होती, ये कभी भी बैलेंस शीट में नहीं दिखाई जाती। ये लाइबिलिटीज़ ऐसी लाइबिलिटी होती हैं जो कि किसी भी टाइम, किसी भी डेट पर हमारे फर्म के लिए एक एक्चुअल लाइबिलिटी बन सकती है। मतलब कोई पक्का नहीं है कि हमें इनका पेमेंट करना है, डिस्टेंट फ्यूचर में हमें इनका पेमेंट करना है कि नहीं। इनका पेमेंट हो सकता है कभी ना कभी हमें ज़रूरत पड़े कि हमको ये लाइबिलिटी जो है इनकर करनी पड़े, और इनका जो पेमेंट होगा वो किसी ना किसी स्पेसिफिक इवेंट के पूरा होने पर ही होगा, ऐसे नहीं होगा फ्रेंड्स। ऐसे मतलब ऐसे ये एक्चुअल लाइबिलिटीज़ नहीं है। मतलब एक सॉर्ट ऑफ हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो थे इस साल, इस 2021 जो ईयर था, इसके आईएससी और आईसीएससी के बोर्ड के एग्ज़ाम थे कि ये हो भी सकते थे, नहीं भी हो सकते थे, और वो तो नहीं हुए, लेकिन ये कभी ना कभी ये इनकर ज़रूर होते हैं और फर्म को उनको पे ज़रूर इनकर ज़रूर करना पड़ता है। फ्रेंड्स इसको कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो थोड़ा और ईजी हो जाएगा। बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड, जैसे कि फर्म ने कोई बिल जो है बैंक से डिस्काउंट कर लिया और बाद में जो दूसरी पार्टी है, जो सेकंड पार्टी है, वो जो है उसने वो उस बिल का जो अमाउंट है वो पे नहीं कर पाई, वो इंसॉल्वेंट हो गई या कुछ उसकी पर्सनल प्रॉब्लम हो गई, तो क्या होगा, फर्म को ही, बैंक को वो पैसा पे करना पड़ेगा। अगर आपको डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का कॉन्सेप्ट पता है कि सपोज़, थोड़ा सा मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ए है, बी है, ओके फ्रेंड्स। ए ने जो है कुछ, समझ लीजिए कि बी से कोई चीज़ ली है, वो क्रेडिट पे ली है, मतलब उधार पे ली है, कोई गुड्स उसने खरीदे हैं, ए ने उधार पे खरीदे हैं, और उसने बोला है कि मैं आपको पेमेंट 3 मंथ्स के बाद करूँगा, 3 मंथ्स के आपको बाद में करूँगा। बी ने कहा ओके कोई बात नहीं, आप 3 मंथ्स के बाद करना, बट ऐसा कुछ हुआ कि बी को अर्जेंट ज़रूरत पड़ गई, कि बी को अर्जेंट कुछ अमाउंट चाहिए, तो उसने ए से कहा कि भाई मुझे अर्जेंट चाहिए। तो इस ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, बी बैंक के पास, ए जो है बी को एक बिल देगा, ठीक है फ्रेंड्स, एक बिल देगा, और ए जो है वो, बी जो है वो बिल बैंक के पास लेके जा सकता है, बैंक के पास लेके जा सकता है, और बैंक जो है कुछ अपना फ़ी चार्ज करके, कमीशन चार्ज करके बी को जो है अमाउंट दे देगा। बी को अमाउंट पहले टाइम से पहले मिल गया। अब बैंक जो है बाद में वो पैसा जाके ए से रिकवर कर लेगा। पर सपोज़ कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि ए जो है
वो पैसे नहीं पे कर पाया, तो बैंक जो है फिर जो है वापस वो उसके पास जाएगा, बी के पास, और वो जो है उससे फिर कहेगा कि आप हमें पैसा पे करो। तो ये जो है बी के ऊपर एक तरह की कंटिंजेंट लायबिलिटी हो गई, बी के ऊपर ये कंटिंजेंट लायबिलिटी हो गई कि ज़रूरी नहीं है बी को पे ही करना पड़े। ओके फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है बी को पे करना पड़े, बट एक तरह की लायबिलिटी है कि अगर मैच्योर नहीं हुआ, डिस्काउंट हो गया, मैच्योर नहीं हुआ, तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगी। इसका एक और भी एग्जांपल हो सकता है कि सपोज़ सिंपल इस पर बैंक की इन्वॉल्वमेंट नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं कि जैसे ए को जो है, ए और बी है, सेम वही सिचुएशन है, ए ने क्रेडिट पे लिया और बी को 3 मंथ्स बाद का टाइम दिया, लेकिन सपोज 3 मंथ्स बाद जो है ए बी को पैसे नहीं दे पाया, तो ये भी एक तरह की लायबिलिटी हुई, कंटिंजेंट लायबिलिटी हुई कि 3 मंथ्स बाद बी को पता चला कि पैसे नहीं दे पाए, तो ये बी की एक तरह से लायबिलिटी हो गई। तो फ्रेंड्स, जब भी बिल डिसऑनर हो जाता है, जब बिल जो है मेट नहीं हो पाता, मैच्योर नहीं हो पाता, तो वो एक तरह की कंटिंजेंट लायबिलिटी हो गई। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ये इसका जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर किया जाता है आप लोग को। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें भी हम लोग इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। If a suit against the firm is pending in the court, and the actual liability in this respect will arise only if the suit is decided against the firm. Suppose friends, firm के ऊपर कोई केस चल रहा है और उस केस में अगर फर्म को कुछ कंपनसेशन पे, अगर फर्म लूज कर जाती है तो फर्म को कुछ कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। तो ये भी फ्रेंड्स एक तरह की कंटिंजेंट लायबिलिटी हुई। एंड थर्ड वन इज इफ द फर्म has given a guarantee for another person, the actual liability in this respect will arise only if the person for whom the guarantee is given fails to meet his obligation. Friends, इसमें भी यही है कि जैसे फर्म ने किसी पर्सन की गारंटी ली कि ये, जब भी गारंटी क्या होती है, सपोज ए बी वाला ही लेके चलते हैं, ए बी सी, ए ने कुछ पैसे बी से लिए और सी ने बी को ए की गारंटी दी। सी ने ये गारंटी दी कि अगर ए पैसे नहीं पे कर पाया तो मैं पैसे पे करूँगा। ओके फ्रेंड्स, अगर ए पैसे नहीं पे कर पाया तो मैं पैसे पे करूँगा। अब सपोज़ ए सचमुच में पैसे नहीं पे कर पाया तो क्या होगा, फिर सी को बी को पैसे देने पड़ेंगे, अमाउंट उसे पे करना पड़ेगा। तो ये भी क्या हुई, कंटिंजेंट लायबिलिटी तो हुई, मतलब एक दुविधा बनी हुई है भाई कि हाँ हमें पैसे पे करने हैं, कभी ना कभी तो हमें पे करना ही पड़ेगा। ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट्स, फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ दिखाई जाती हैं फुट नोट पर। कभी भी कंटिंजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट या किसी भी बुक में, अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड नहीं होती है, ये दिखाई जाती है बैलेंस शीट के नीचे एक फुट नोट बनता है और उसमें जो है कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ दिखाई जाती है विथ सो एंड सो अमाउंट। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको मुझे लगता है लायबिलिटीज़ का कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजिली क्लियर आ गया होगा। ऊपर वाले दो तो बहुत ही ईजी थे, लॉन्ग टर्म एंड करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज़, और नीचे वाला जो था कंटिंजेंट था वो थोड़ा सा नया था, लेकिन आप लोगों ने पहले भी थोड़ा सा सुना होगा कंटिंजेंट क्या होता है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट वन पर। अब फ्रेंड्स, ट्रेड रिसीवेबल एक ऐसा अमाउंट होता है, फर्म को एक ऐसा अमाउंट मिलना होता है, रिसीवेबल मतलब फर्म को एक ऐसा अमाउंट मिलना होता है जो कि किसी कैसे हुआ हो, ऑन द अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आपने कोई गुड्स सेल किए, आपने क्रेडिट पे सेल किया, तो आपको ट्रेड रिसीवेबल मतलब आपको कुछ मिलेगा। अब किन से मिलेगा, उन इंडिविजुअल्स, उन जेंटलमैन, उन बिजनेसमैन से मिलेगा आपको जिनको आपने वो गुड्स सेल किए हैं ऑन क्रेडिट बेसिस। तो उनसे आपको कुछ जो अमाउंट मिलेगा उसे हम लोग ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं। फ्रेंड्स ट्रेड रिसीवेबल जो है ये टर्म बहुत ही कम रेयर यूज़ में आता है। ज़्यादातर आप लोग को ट्रेड रिसीवेबल्स में आप लोग को डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल्स सुनने को मिलता होगा। जो डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल है यही टर्म्स जो होते हैं मेन होते हैं और ये ट्रेड रिसीवेबल्स में इंक्लूडेड होते हैं। जब भी आप कोई ट्रेड रिसीवेबल्स बोले तो इसका मतलब वो इंडिकेट कर रहा है डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल को। अब ये क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये भी जान लेते हैं। अब फ्रेंड्स,
डेटर्स वो पर्सन होते हैं या वो इंडिविजुअल, वो फर्म होते हैं जिन्होंने हमारे फर्म से गुड्स जो हैं क्रेडिट बेसिस पे लिया, लेकिन फुल पेमेंट या पेमेंट का कुछ पार्ट उन्होंने रोक लिया, उन्होंने हमें फुल पेमेंट नहीं किया या कुछ पार्टली पेमेंट किया। फ्रेंड्स, इसका मतलब उन्होंने पूरे पैसे नहीं दिए, कुछ पैसे उन्होंने दिए और कुछ पैसे बोला हम आपको बाद में देंगे, एक तरह से उधार। ठीक है फ्रेंड्स, वो लोग जो हमसे सामान गुड्स जो है क्रेडिट बेसिस पे लेते हैं और पेमेंट अभी तक उन्होंने अभी क्रेडिट बेसिस पे मतलब पेमेंट अभी तक उन्होंने नहीं दिया है, और वो जो पैसे होते हैं वो हमसे ओ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, वो हमको कुछ पैसे ओ करते हैं, हमको मतलब बिजनेस को, वो लोग होते हैं डेटर्स। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें एग्जांपल भी यही दिया हुआ है कि गुड्स वर्थ 50,000 हैव बीन सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उसने पैसे नहीं दिए, उधारी पे लिया उसने। He will continue to remain the debtor of the business so as long he does not make the full payment। जब तक वो 50,000 रुपीज़ पूरे पे नहीं कर देता हमारे फर्म को, वो हमारे फर्म का डेटर रहेगा। अब फ्रेंड्स, इसी तरह से बिल्स रिसीवेबल होता है। बिल्स रिसीवेबल जो होता है, बिल्स रिसीवेबल उसके लिए होता है जो उसे ड्रॉ करता है एंड गेट्स इट बैक आफ्टर इट्स एक्सेप्टेंस फ्रॉम द ड्रॉई। अब इसको आसान शब्दों में बताता हूँ। फ्रेंड्स, जो हमारे डेटर्स होते हैं, हम उन्हें एक बिल ऑफ एक्सचेंज देते हैं, उन्हें हम एक बिल देते हैं और उनके साइन के बाद हम उनसे वो बिल या उनके एक्सेप्टेंस के बाद उनसे वो बिल हम वापस ले लेते हैं। यहाँ पे ड्रॉअर हैं हम और ड्रॉई है वो फर्म या वो पर्सन, कह सकते हैं डेटर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे डेटर जो है वो ड्रॉई है और हम जो हैं वो बिल डेटर को देते हैं और उनके एक्सेप्टेंस के बाद उनसे वापस ले लेते हैं, और ये एक जो है एक तरह का बिल रिसीवेबल बन जाता है, मतलब एक टोकन बन जाता है कि ये जो है ये एक टर्म पे होता है कि ये हमें कुछ टाइम के बाद, स्पेसिफिक टाइम के बाद हमें ये पैसा वापस देंगे और हम ये बिल उन्हें वापस दे देंगे, मतलब एक तरह से ये सिक्योरिटी होती है हमारी। अब कभी कभी ये होता है कि जो हमको अर्जेंट नीड पड़ती है, हमारे फर्म को अर्जेंट नीड पड़ती है, तो हम ये बिल लेकर बैंक के पास भी जा सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर बोला था, और बैंक उस बिल को डिस्काउंट करके कुछ उससे कमीशन काट के वो पैसे हमें दे सकता है और वो बिल वो अपने पास रख लेगा। अब सेम यही जो प्रोसेस हम करते थे कि जब हमको पैसे मिलना होता था तो हम वो बिल जो थे ड्रॉअर मतलब हमारे डेटर को हम वो बिल दे देते थे और वो हमें पैसे दे देता था। सेम यही चीज़ बैंक करेगा कि बैंक हमारे डेटर को बिल दे देगा और डेटर जो है बैंक को पैसे पे कर देगी, और सेम यही चीज़ डेटर हमारे साथ भी और हमारा डेटर के साथ भी यही रिलेशन होता है, यही होता है। तो बिल रिसीवेबल हमारे लिए बनता है। लेकिन फ्रेंड्स, यही चीज़ आगे जाके आप लोग अभी क्रेडिटर्स का जो टर्म आएगा उसमें आप लोग नोटिस करेंगे, जो बिल्स रिसीवेबल जो होता है वो हमारे डेटर्स के लिए बिल्स पेबल बन जाता है, वो आगे जाके आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए हम इसे कह सकते हैं एक तरह का अकाउंटिंग टर्म ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये होता है कि डेटर या किसी भी तरीके से हमें जो है ये पैसा या हमारा अमाउंट जब हमें वापस मिलेगा तो हमें उस पर्सन के, चाहे वो बैंक हो चाहे वो हमारा डेटर हो, हमें उसे वो बिल ऑफ एक्सचेंज हमने जो इशू किया था वो उसे वापस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ड्रॉअर होते हैं, वी कह सकते हैं या हमारा फर्म कह सकते हैं, और जो ड्रॉई होता है वो डेटर होता है। तो बस इसमें आपको इतना याद रखना है कि हमने एक बिल हमारे डेटर को इशू किया, उनसे उनके सिग्नेचर लिए या उनका एक्सेप्टेंस लिया कि फला इस डेट में या सो एंड सो दिस डेट में हम लोग को जो है आप इतना अमाउंट हम लोग को पे करेंगे, और उसके बाद वो हमारी मर्ज़ी है कि हम उनको डायरेक्ट देते हैं या हम बैंक से बिल को डिस्काउंट कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो डेटर और बिल्स रिसीवेबल हो गए, और ये जो होते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स के पार्ट होते हैं। अब नेक्स्ट वाले हम लोग आते हैं ट्रेड पेबल्स में। अब फ्रेंड्स, ट्रेड पेबल्स जो है वो ट्रेड रिसीवेबल्स का एक तरह से उल्टा था, अपोजिट था।
ट्रेड रिसीवेबल्स में हम लोग को जो अमाउंट हम लोग को मिलना होता था, रिसीवेबल होता था, वो ट्रेड रिसीवेबल्स में आता था। ट्रेड पेबल्स में नाम से ही पेबल्स, जो अमाउंट हम लोग को पे करना है ऑन द अकाउंट ऑफ परचेज किया हमने किसी से, किसी फर्म से, किसी इंडस्ट्री से या किसी इंडिविजुअल से, और कौन सा बेसिस पे परचेज किया, क्रेडिट बेसिस पे, मतलब सामान लिया पैसे नहीं दिए, तो एक तरह से जो ट्रेड पेबल्स हो गए, हमको एक तरह से हमारी लाइबिलिटी हुई कि हमें ये जो है ये करंट लाइबिलिटी हुई कि हमें ये पैसा उनको पे करना है। अब जिस तरह जो हमें पैसा देते थे, जो हमें अमाउंट देते थे, जो हमसे जिनको हम गुड सेल करते थे क्रेडिट बेसिस पर, वो हमारे डेटर्स होते हैं। उसी तरह जिनसे हम गुड्स परचेज करते हैं, परचेज या प्रोक्योर करते हैं, ये दोनों कीवर्ड्स हैं फ्रेंड। ये जो गुड्स हम परचेज या प्रोक्योर करते हैं किसी इंडिविजुअल या फर्म से क्रेडिट बेसिस पे, वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, मतलब लेनदार, कर्जदार, हिंदी में इसे ये कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जिनसे हम गुड्स परचेज या प्रोक्योर करते हैं क्रेडिट बेसिस पे, और उनको अभी क्रेडिट बेसिस मतलब पेमेंट अभी तक नहीं किया है, तो वो हमारे क्रेडिटर रहते हैं। कब तक? जब तक हम उनको फुल पेमेंट नहीं कर देते हैं। मतलब पूरा डेटर्स वाला ही चक्कर है, बस जो है उल्टा हो जाता है। वहाँ पे हम लोग को पैसा मिलना होता था, यहाँ पे हम लोग को जो है अमाउंट पे करना है। उसी तरह कि गुड्स वर्थ 50,000 वर परचेज फ्रॉम गोविंद ऑन क्रेडिट, गोविंद से हम लोग ने गुड्स लिए, पैसा नहीं दिया, तो ही विल कंटिन्यू टू रिमेन द क्रेडिटर जब तक हम उन्हें 50,000 पूरा पे नहीं कर देते हैं। उसी तरह फ्रेंड्स, बिल पेबल हो गया। जिस तरह जो बिल हम लोग उसे देते थे, किसे देते थे? डेटर को देते थे। बिल ऑफ एक्सचेंज जो हम लोग डेटर को इशू करते थे, वो क्या बन जाता था? बिल्स रिसीवेबल। उसी तरह जो हमारा क्रेडिटर हमें बिल इशू करेगा, वो क्या बन जाएगा? बिल्स पेबल। बस हमें इतना ध्यान रखना है। और फिर वो जो अमाउंट होगा वो हमें कभी ना कभी बैंक क्या होती है? बैंक एक तरह से थर्ड पार्टी होती है, या जो सेकंड पार्टी होती है, जिनसे हमने गुड्स प्रोक्योर किए हैं, उनको या बैंक, उन दोनों में से किसी एक को हमें वो अमाउंट कभी ना कभी जाके पे करना ही पड़ेगा जब तक हम इंस्टॉलमेंट नहीं होते। वो एक अलग टॉपिक है, और वो टॉपिक आप लोग जो है ईजिली समझ सकते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में। मैं उसमें ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ, बस इतना समझ लीजिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम लोग इशू करते हैं जो डेटर्स को, वो क्या होता है? एक तरह से हमारा बिल्स रिसीवेबल होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो क्रेडिटर्स हमें इशू करते हैं और फिर हमको उसे वापस क्रेडिटर को देना पड़ता है, वो क्या हो जाता है? हमारा बिल्स पेबल। सो फ्रेंड्स, अब एक बात आप लोग खुद नोटिस करिए, डिसाइड करिए, ये इस केस में ड्रॉई कौन हुआ? ड्रॉई हुए हम लोग, और ड्रॉअर कौन हुआ? ड्रॉअर हुए क्रेडिटर्स। तो फ्रेंड्स, बस सेम डेटर्स वाला मामला है, बस उल्टा है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है ये भी आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स, आगे के जो टर्म है बहुत ही कॉमन टर्म है। अब ये है 9th वाला है परचेज। अब फ्रेंड्स, परचेज में एक बात ध्यान देने वाली है, बाकी सब कुछ सेम है जो आप लोग कॉमन इंग्लिश टर्म में परचेज की मीनिंग जानते हैं। फ्रेंड्स, कॉमन लैंग्वेज में परचेज को हम लोग क्या बोलते हैं? बाई, खरीदना, प्रोक्योर करना। लेकिन फ्रेंड्स, अकाउंटिंग में बस एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि परचेज सिर्फ परचेज ऑफ गुड्स के लिए ही यूज़ होता है। अब गुड्स क्या होते हैं? जिनको हम लोग को सेल करना होता है या रीसेल करना होता है। मतलब फ्रेंड्स, जो आइटम्स जिनमें हमारा बिजनेस डील करता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं गुड्स। और गुड्स का अगर प्रोक्योरमेंट होता है, गुड्स को हम लोग किससे खरीदते हैं, तो तब हम लोग टर्म यूज़ करेंगे परचेज। अब फ्रेंड्स, जैसे कि रॉ मटेरियल हुआ, उसको हम लोग ने कन्वर्ट किया, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल क्या होगा? एक तरह से हमारा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हो गया हमारा परचेज। ओके फ्रेंड्स, लेकिन सपोज आपकी फैक्ट्री है, आपने उस फैक्ट्री के लिए कोई मशीनरी परचेज़ की, तो वो हमारा परचेज़ नहीं हुआ। वो हमारा जो मशीनरी जो है वो हमारे परचेजेस अकाउंट में नहीं आएगी, वो हमारे परचेजेस टर्म के अंदर नहीं आएगी। परचेज सिर्फ उसी टर्म के लिए यूज़ होगा जो जिसमें बिजनेस जो है डील कर रहा हो,
या जो बिजनेस रॉ मटेरियल एक्वायर कर रहा हो किसी से, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, जो वापस जो है कन्वर्ट होगा फिनिश्ड गुड में, फिनिश्ड प्रोडक्ट में, जिसे बिजनेस को सेल करना है। तो फ्रेंड्स जो बिजनेस सेल करेगी और उसके रॉ मटेरियल का परचेज जो होगा वही परचेजेस में आएगा। फॉर एग्जांपल क्लॉथ डीलर है, वो क्लॉथ क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है, तो क्लॉथ जो है गुड्स हो गए उसके लिए। हाउएवर लेकिन अगर वो सेम क्लॉथ डीलर है, कोई फर्नीचर परचेज कर रहा है फॉर सिटिंग ऑफ कस्टमर, मतलब कस्टमर्स को बैठाने के लिए, या सपोज कुछ भी मशीनरी कोई परचेज कर रहा है, तो वो एक तरह से उसका जो है परचेजेस नहीं होगा, वो उसका असेट होगा। असेट क्या होती है, हमारी प्रॉपर्टी होती है, और जिन्हें हमको रीसेल करना होता है वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं होती है। इसका मतलब असेट और परचेज में ध्यान रखना है। परचेज होता है परचेज ऑफ गुड्स, और असेट होता है परचेज ऑफ एनी असेट दैट इज प्रॉपर्टी। कोई प्रॉपर्टी को एक्वायर करना असेट हो गया हमारे लिए। तो वो जो है सेपरेट अकाउंट बनता है, फर्नीचर अकाउंट, वो तो रिस्पेक्टिव उस एसेट अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है वो अमाउंट, लेकिन परचेज सिर्फ उसी के लिए यूज़ होता है। फ्रेंड्स इसे बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसे बार बार आप लोग को याद करना है, दैट परचेज ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल which is further to be converted into finished product and sold to our customers। फ्रेंड्स ये हो गया। अब किसी भी बिजनेस में परचेज होता है, सेल होता है, तो परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न भी होगा। परचेज रिटर्न क्या, हमने कोई गुड्स परचेज किए, गुड्स मतलब हमने कोई रॉ मटेरियल परचेज किया सप्लायर से। हाँ फ्रेंड्स, सप्लायर से परचेज किया और फिर क्या हुआ, हमको वो सामान पसंद नहीं आया, कुछ डिफेक्टिव लगा, हमने वो वापस कर दिया, तो वो हो गया हमारा परचेज रिटर्न। और इसे रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। बस इसको आप लोग ऐसे याद करना है, PRO, प्रो, परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड, मतलब यहाँ से हो गया परचेज रिटर्न, यहाँ से हो गया रिटर्न आउटवर्ड। तो कभी कभी पूछ लेते हैं रिटर्न आउटवर्ड और कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कि रिटर्न आउटवर्ड और परचेज रिटर्न क्या है। आउटवर्ड, देखिए फ्रेंड्स, आउटवर्ड वर्ड यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग परचेज करते हैं तो कोई सामान हमारे पास आता है, और आउटवर्ड जब हम लोग रिटर्न करते हैं उस सामान को तो वो सामान वापस जाता है, तो वो सामान एक तरह से आउटवर्ड ही तो हुआ, वो वापस जा रहा है तो वो आउटवर्ड हो गया। तो फ्रेंड्स आपको बस PRO को याद रखना है, प्रो, दैट इज परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। उसी तरह फ्रेंड्स सेल्स पे आते हैं, जिस तरह परचेज था अकाउंट्स में उसी तरह सेल्स भी है। अब कॉमन लैंग्वेज में सेल क्या होता है, किसी भी चीज़ को बेच देना, बट अकाउंटिंग में सेल क्या होता है, सेल ऑफ ओनली गुड्स, मतलब एक तरह से ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर फॉर अ प्राइस। यहाँ तक तो ठीक है, बट लेकिन सेल ऑफ गुड्स जो कि रीसेल पर्पस के लिए आपने किससे एक्वायर किया और फिर वापस उसी में अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के किसी को बेचा, तो फ्रेंड्स ये हुए हमारा सेल। फ्रेंड्स अब देखिए इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है, तरुण सेल्स कंप्यूटर टू वरुण, ownership of the computer will be transferred from Tarun to Varun, and Tarun is entitled to receive the agreed price of computer from Varun. The term sale is only used for the sale of those goods which are purchased for the resale purposes। अच्छा फ्रेंड्स, अब वो एग्जाम्पल नहीं था, ये नीचे आएगा, सेम क्लॉथ वाला एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए क्लॉथ डीलर सेल्स ए क्लॉथ, इट विल बी टर्म्ड एज सेल्स, but if the same cloth dealer sells old furniture or a typewriter, it will not be termed as sales। इसी तरह फ्रेंड्स अगर कोई असेट मतलब आपकी प्रॉपर्टी, आप कोई असेट या प्रॉपर्टी को अपनी बेच रहे हैं, वो क्या होता है, वो आपका सेल नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, वो आपका सेल नहीं है। कॉमन लैंग्वेज में तो सेल तो है किसी भी चीज़ को बेच देना, लेकिन अकाउंट्स में है सेल ऑफ ओनली गुड्स। और जिस तरह परचेज रिटर्न था उसी तरह सेल्स रिटर्न है। कोई गुड्स है, हमने बेचा अपने कस्टमर को, उसे पसंद नहीं आया, या हमने अपने किसी डीलर को बेचा, उसे पसंद नहीं आया, उसने क्या किया, एजेंट को मतलब किसी एजेंट को भी बेच दिया और उसे पसंद नहीं आया, तो क्या करेगा फ्रेंड, वो जो गुड है वो हमें वापस भेज देगा। जिस तरह हमने वापस किया था डिफेक्टिव पीस, वो भी हमें डिफेक्टिव पीस जो है वापस कर देगा। अब जो वो हमें वापस कर देगा तो वो हमारे पास आएगा, तो वो क्या हो गया फ्रेंड्स, जब वापस आ रहा है कुछ
तो वो वहाँ पे टर्म यूज़ हो गया इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। और इसी तरह जैसे उसमें प्रो था, इसमें श्री है। श्री मतलब सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड। तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है, प्रो श्री, प्रो परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड, सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड। फ्रेंड्स ये आपको याद हो गया। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है इतने टॉपिक ही आपके लिए ठीक है, और वैसे भी वीडियो तो बहुत एक्सटेंड हो गई है, आधे घंटे की वीडियो हमारी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आई होप दैट आप लोग को जो है वीडियो पसंद आया होगा, आप लोग जो है टर्म्स समझ गए होंगे। मैं कम टर्म्स इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोग को ईजिली समझ में आए। ये टर्म्स क्लियर हो गए तो बहुत ईजिली आप जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर पाएंगे। और फ्रेंड्स उसी के साथ साथ अब जो है अकाउंट्स में आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और फ्रेंड्स जो पहला पार्ट था वीडियो का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद।